हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। बच्चों, इस चैप्टर में लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं हम। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वो सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको पहले चेक कर लीजिए एंड देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2, तो मैंने यही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। हम कंटिन्यू करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको आप क्या बोलते हो, वेंटा फैक्टर भी बोलते हो, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो ऐसा हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो सम किसी तरीके का एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों है? तो मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ और 11th को याद करने की कोशिश करते हैं। आपने बच्चों पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन। जब गैस स्टेट आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो इनिशियली आप इक्वेशन पढ़ते हो आइडियल गैस की, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एंड जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है वो डिफरेंट लॉज को आप मिला के बनाते हो। बॉयस लॉ हो गया, आपके पास चार्ल्स लॉ है। इन सारे लॉज को जब आप मिला देते हो, इनके डेफिनेशन को मिला देते हो, तब आप फाइनली बोलते हो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ओके, अगर आपके पास पीवी इक्वल टू एनआरटी है एंड देन आपने ये भी नोट किया होगा कि चैप्टर के एंड में हम उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता चलता है कि आइडियली कोई भी गैस जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो परफेक्टली आइडियल नहीं होती। सारे के सारे गैसेस रियल गैसेस होती हैं। और इससे एक और हमें सीख मिली थी कि आप जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हो उसके अंदर जो सारे अजम्पशन मान के चलते हैं हम कि पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जब वो वॉल पे कोलाइड करते हैं देन उसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ये सारी अजम्पशंस गलत थी। फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ये सारे हमारे अजम्पशन गलत है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी डेरिवेशन करते हो गलत थ्योरी को अज्यूम करके, तो फाइनल एक्सप्रेशन भी जो आपका आएगा वो समहाउ फॉल्टी ही होगा, उसको आप फिर दोबारा करेक्ट करोगे। सेम चीज यहाँ पे हुई है। आपने एबनॉर्मल मोलर मास देखो किस टॉपिक से रिलेटेड है। एबनॉर्मल मोलर मास पूरी तरीके से आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है उससे रिलेटेड है। आपने 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन आपने देखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट जो टॉपिक आपने देखा था दैट इज आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इन सब में आपने क्या आपने लास्ट में सबके लिए एक्सप्रेशन देखा होगा कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। इस तरीके से आपने चारों के लिए एक्सप्रेशन देखा है। आपको ये भी पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट होती है, ना कि उनके नेचर के ऊपर। हाँ या ना? आपको अगर कंफ्यूजन हो रही तो आप पुरानी वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाएगा। हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है, जो पार्टिकल है उसके नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। सीधे जितने ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, चाहे वो वेपर प्रेशर का कम हो, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो, या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का चेंज हो। तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। अब मैं क्वेश्चन आता हूँ कि यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास वेंटा फैक्टर की जरूरत क्या पड़ी। वेंटा फैक्टर की जरूरत पड़ने से पहले आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर बच्चों उस टॉपिक में आपको डाउट है तो सबसे पहले उसको जाके एक बार पढ़ो। आपने 11th में इक्विलिब्रियम में आपने डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना? कि जो भी आपके पास आप क्या बोलो एसिड्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक एसिड जो होते हैं वो कम डिसोसिएट होते हैं। बच्चों, डिसोसिएट से क्या मतलब है? सपोज करो आपके पास KCl है। ओके, अगर KCl है, इसको मैं पानी में डाइल्यूट करूं तो ये बेसिकली किस में ब्रेक हो जाएगा, K प्लस प्लस Cl माइनस में। ओके, किस में ब्रेक हो जाएगा, K प्लस कटायन एंड Cl माइनस अनायन में ब्रेक हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपने क्या पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपने क्या करा, सपोज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करते हैं। ओके, मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करते हैं, तो हमने देखा कि जितना ज्यादा हमने ऊपर से सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा मेरे को बढ़ाना पड़ा। क्यों?
क्योंकि जैसे आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को, तो उसने क्या करा, वेपर प्रेशर को कम कर दिया उस लिक्विड के, और जैसे ही वेपर प्रेशर को कम कर दिया आपको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और इस प्रोसेस में जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया उतना ही ज़्यादा आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। अब इसका सिंपल मतलब है आपने जितने ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ऐड किया आपको उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सपोज करो कि कुछ ऐसा पार्टिकल ऐड कर दिया जो डिसोसिएट हो सकता था, ओके, लेकिन जब आप फार्मूला बना रहे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि ये डिसोसिएट हो रहा है। तो होता क्या है, आपके हिसाब से तो आपने एक पार्टिकल ऐड किया, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से तो आपने एक पार्टिकल ऐड किया, लेकिन वो उस लिक्विड या वाटर में मिलने के बाद कितने पार्टिकल्स में टूट गया बच्चों? 2 पार्टिकल्स में टूट गया। अगर ये बड़ी आसानी से डिसोसिएट हो जाता तो ये पूरी तरीके से एक पार्टिकल किस में डिसोसिएट हो गया? 2 पार्टिकल में। अब सपोज करो आपने 1 मोल डाला तो सीधे ये कितना हो गया? 2 मोल हो गया। अब आपने क्या बोला था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। अभी तो मैं नंबर की बात करूं तो सीधे नंबर डबल हो गया। तो क्या आपका जो बॉइलिंग पॉइंट आपने पहले सपोज कैलकुलेट किया होगा कि 0.10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा, क्या वो डबल नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने इसको कंसिडर इनिशियली नहीं किया था, पहले 1 पार्टिकल था, 2 पार्टिकल है, तो डबल हो जाएगा। इसी कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए वेंडफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा कि इस चीज को दिखाया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो आपकी फॉल्टी कैलकुलेशन है, अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो आसानी से डिसोसिएट हो सकता है, मेक श्योर कि वो जो फैक्टर है जो यहाँ पे 2 था उससे मल्टीप्लाई करो, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज नहीं। अब ये भी हो सकता है कि अच्छा ये हर जगह जरूरी है करना, आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो बेसिकली जो सब्सटेंस लिया है वो कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लास 11th का इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रीजन बीइंग वहाँ पे आपने पढ़ रखा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं CuSO4 बनाता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, फिलहाल के लिए मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो H2SO4 हो गया आपके पास HCl हो गया। अगर सपोज करो मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये कैसे ब्रेक होगा? 2H प्लस SO4 2- है ना। अगर इसको मैं जोड़ दूं तो वापस H2SO4 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों कितने पार्टिकल्स? 3 हो गए ये। अगर HCl की बात करूं तो H प्लस Cl-, ये कितने हो गए? 2 पार्टिकल में। तो इसके लिए जब भी आंसर कैलकुलेट करोगे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो जो बच्चों 3 फार्मूला आपको लिख रखा है, उसमें एक फार्मूला ये भी है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 2 और 1 3, एंड बिफोर डिसोसिएशन कितना? 1, तो 3/1। वेंटर फैक्टर जो आई की वैल्यू है वो 3 हो गई। दैट मीन्स आंसर को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सही आंसर आएगा। लेकिन वही अगर आपके पास सपोज वीक एसिड हो, अगर आपके पास वीक बेस हो, तो वो डिसोसिएट नहीं होते। उनके लिए जो अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से कम होती है। ओके, और बिल्कुल ही कोई चीज देखो डिसोसिएशन जो होता है आपका, याद रखना, अगर वीक एसिड है तो हाँ 0 से 1 के बीच में होगा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आता है, और ये कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ओके, मैं जल्दी ही इक्विलिब्रियम का अलग से टॉपिक बनाऊंगा, इक्विलिब्रियम के लिए वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। जब तक के लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आपके पास बहुत सारे दूसरे रेफरेंसेज है, आप वहाँ से देख के समझने की कोशिश करिए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं जल्दी से समझाना चाहूँ तो बेसिकली यही है कि अगर कोई चीज़ ब्रेक होता है तो कितनी आसानी से ब्रेक हो सकता है। ओके, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या बोलते हो? 1 हो सकती है। ओके, एंड इसके बेसिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल डिसाइड होते हैं। अगर किसी चीज़ का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। जितने भी उसके अंदर टूट सकती हैं चीज़ें एनायंस और कैटायंस में, उतनी आसानी से वो टूट जाएगा। और किसी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो टूटेगा नहीं। अगर नहीं टूटेगा तो होगा क्या? फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा। दैट मीन्स आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप पहले कैलकुलेट कर रहे थे वेंटर फैक्टर की, सॉरी, जैसे आप पहले कैलकुलेट कर रहे थे बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को, आप वैसे कैलकुलेट करते रहो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू चेंजेस, क्या होगा एक्सप्रेशन में, आप यहां पे लिख सकते हो बिफोर डिसोसिएशन। अब देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे पेपर में बच्चों ध्यान रखना,
कोई थ्योरी वेरी नहीं पूछा जाएगा आपका, वेंटर फैक्टर से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं देखो आपसे पूछूं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, P1 नॉट माइनस P, ओके, P1 नॉट, ये क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्योर माइनस जो फाइनल आपके पास, आप जब दो सॉल्यूट को सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हो तब जो उसका वेपर प्रेशर रह जाता है, आपको याद होगा बच्चों, रॉल्स लॉ में आपने पढ़ा है। अब उसको जब प्योर वाले से डिवाइड कर दिया तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ये जब इनिशियल से आपने डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। ये किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता है N2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, जिसको बाद में हमने नीचे N2 को इग्नोर करके हमने N2 अपॉन N1 लिखा था। आप देख सकते हो इसके लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वीडियो, सारे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपसे अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, की वैल्यू पूछे जाए तो KB इंटू M है ना। अगर आपसे पूछा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आप क्या बोलोगे, KF इंटू M। और अगर आपसे पूछा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT। बच्चों बस कुछ नहीं करना, आपके फाइनल आंसर में हर जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, वेंटर फैक्टर I, ओके, I। इसका मतलब है जब आपने हर जगह I मल्टीप्लाई कर दिया तो यू आर मेकिंग श्योर कि अगर वो चीज डिसोसिएट हो जाती है, जैसे मैंने HCl का एग्जांपल लिया या KCl का एग्जांपल लिया, पहले आप क्या कर रहे थे, KCl आपने ऐड किया और आपने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। अब आप ये ध्यान रखोगे, अच्छा KCl ये तो आसानी से टूट सकता है, टूट सकता है, कितने में टूट सकता है, ये I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इन फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 हो गया है ना, K प्लस Cl माइनस, एंड बिफोर डिसोसिएशन तो KCl अकेला था ही था, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 वैल्यू आ गई, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे अपने आंसर को। इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उतने फैक्टर से बढ़ जाएंगी जितना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और अगर कोई चीज डिसोसिएट नहीं होती तो I को 1 मान के चलते रहो, वैसे जैसे आपने पहले पढ़ रखा है उस तरीके से आपका आंसर निकलता रहेगा। अब क्वेश्चन है कि ये मैंने फॉर्मूले जो लिख रखे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपको समझ है बच्चों। अभी आज हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ओके, तो नेक्स्ट संडे से हर संडे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस में साथ के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर, और साथ के साथ उसके साथ मैं सॉल्यूशन के आपको सॉल्यूशन बेसिकली एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस होगा। लेकिन तब तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अच्छी तरीके से जितना भी आपका थ्योरी है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, सो दैट जितनी अच्छी आपकी थ्योरी प्रिपरेशन होगी उतना बढ़िया आप अप्लाई कर सकते हो उन सारी लर्निंग्स को अपने क्वेश्चन में। तो एक बार आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो आपको चीजें याद रहेंगी, आपके फॉर्मूला याद रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, तो जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप आसानी से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि उस चीज का आप ध्यान रखो, और मैं ध्यान रखूंगा कि नेक्स्ट संडे से मैं आपको सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सॉल्व कराऊं आपके लिए, ओके। तो ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से डिसोसिएशन के बाद, डिसोसिएशन से पहले। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है वेंटर फैक्टर का, दैट इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। देखो नॉर्मल मोलर मास हमें सब कुछ का पता है क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट होकर डिफरेंट आती है, उसकी वजह से हो सकता है। तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा वहां पे बताऊंगा किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। देन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और होती है, लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ और आती है, उसी का जो डिफरेंस रह जाता है ना एक्चुअल में, उसी को वेंटर फैक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो इग्नोर कर चुके हो, लेकिन आपके इग्नोर करने से सच्चाई तो नहीं छिप जाएगी ना, वैल्यू तो उतनी ही आएगी जो एक्चुअल उसको आना होगा। तो जो डिफरेंस आया वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और अगर बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो डिसोसिएशन के बाद जितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं और डिसोसिएशन से पहले आपके पास जितने मॉलिक्यूल है उनको डिवाइड कर दो, बाद वाले को और पहले वाले को, तो वो जो फैक्टर आया वो आपका नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज I। आई होप आपको समझ आया होगा कि वेंटर फैक्टर क्या होता है। मैंने जैसा बोला कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस करने को। तो मेक श्योर कि खाली आपको थ्योरी ही नहीं आती हो, आपको अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चंस भी करने आते हो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन करने से पहले मेक श्योर कि आपने थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ताकि आप लर्निंग्स को बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सको। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको कमेंट लगता है, कुछ भी आपको सुझाव है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बच्चों, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।